हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप सभी से स्पेशली डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट से और साथ ही साथ डीएलएड के सभी विद्यार्थियों से कुछ विशेष बातें करना चाहता हूं। देखिए, आप सभी लोग जितने भी छात्र हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, अध्ययन कार्य करते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब प्रश्न पत्र आता है तो जो भी प्रश्न पत्र आता है आपको वह बहुत ही कठिन लगता है या ऐसा लगता है कि बहुत टफ है। एक्चुअली वो कठिन नहीं है, ये बात सत्य है। जैसा कि आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम को देखा जाए तो ये बात सत्य है कि जो पिछले वर्षों का पैटर्न था उस पैटर्न पे तो कार्य नहीं हुआ, यानी कि बिल्कुल उस टाइप से क्वेश्चंस नहीं आए। लेकिन क्या वो आपके उस चैप्टर में प्रश्न नहीं थे? चैप्टर के ही प्रश्न थे, लेकिन थोड़ा साइड के प्रश्न थे। दूसरी बात, आप ध्यान ये दीजिए कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन की बात करें तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हर जगह होते हैं जो कि अलग टाइप के होते हैं या चेंज होते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन चेंज वो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। फिर भी अगर आपसे ये उम्मीद रखी जाती है कि जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं, विशेष रूप से इस बात को ध्यान दीजिए, क्या डीएलएड के स्टूडेंट से 6th 7th और 8th स्टैंडर्ड का नॉलेज वो नहीं माना जा सकता कि वो लोग 6th 7th 8th तक का नॉलेज रखते होंगे? क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों को कक्षा 8 तक की विषयों का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि गणित या जो भी विषय आपको दिक्कत कर रहे हैं? क्या 6th 7th 8th स्टैंडर्ड आपको ऑल टाइम नहीं आना चाहिए? कभी भी गणित पढ़ते समय क्या उनके बेसिक चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो उनको कुछ भी अलग आ गया। जैसे आप देखिए, कभी कभी किसी एग्जाम में औसत आ जाता है या समांतर माध्य आ जाता है, ठीक है, मध्यिका आ जाता है, अनुपात आ जाता है। ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे प्रतिशत अगर आ गया तो आप सोचते हैं आप में है नहीं है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए ना। हानि लाभ है, प्रतिशत है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो औसत, अनुपात, समांतर माध्य, माध्यिका। अगर कभी ये सब बेसिक टर्म्स आते हैं तो क्या आपको नहीं आने चाहिए? जैसे आज एक आपका सेकंड सेमेस्टर में पिक्टोग्राफ आया। देखिए, अब ये पिक्टोग्राफ बच्चों को 4th 5th क्लास से पढ़ाया जाने लगता है कि ग्राफ में पिक्चर बनाइए। जैसे कोई चीज़ है, अगर दो चीज़ों को दर्शाना है तो वहाँ पर कोई भी दो कैंडी बना दी गई है ना, दो टॉफी बना दी गई, कुछ भी बस हो गया। या कोई चीज़ किसी को दर्शाना है, कभी हमने दो गोले बना दिए या त्रिभुज बना दिए या फिर ये फूल पत्तियां बना दी, इस तरीके से कुछ ऐसा कर दिया है ना, पेड़ बना दिए। तो ये आप देखिए कि कुछ भी पिक्टोग्राफ वगैरह ये सब ये 4th 5th स्टैंडर्ड में कराया जाता था। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप में इस बार सीधे तरीके से कभी पिछले वर्षों में ये नहीं आया, लेकिन क्या ये टफ था? तो आप जो ये वर्ड बोलते हैं कि बहुत ही पेपर कठिन था, ये बात गलत है। कठिन था ये गलत है। ये बात बिल्कुल सही है कि पेपर अप्रत्याशित था, यानी कि इसके पहले उसकी आशा नहीं थी कि ऐसा किया जा सकता है। तो वो इसलिए होता है, आप लोग ध्यान दीजिए, कि वो इतना उम्मीद रखते हैं कि आप 8th लेवल तक, अप टू 8th, जिस बच्चे को क्लास 8th तक का विषयों का ज्ञान है तो उसके लिए दिक्कत नहीं होगी। वो सब कुछ आप देखिए, बेलन, शंकु, एवरीथिंग क्लास 8 तक आपको पढ़ा दिया जाता है। कुछ चीज़ें जो थोड़ी बहुत आगे पीछे है वो आपके पाठ्यक्रम में, जैसे 4th सेमेस्टर में ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, तो उसका आपको 10th लेवल तक का नॉलेज होना चाहिए। त्रिकोणमिति जो 4th सेमेस्टर वाले हैं, इनको हाई स्कूल स्तर तक का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा एक आप इतना बड़ा कोर्स कर रहे हैं, आगे चल के बच्चों को पढ़ाना है, तो वो ये भी तर्क बहुत हद तक सही है कि आपको आगे चल के जब पढ़ाना है बच्चों को तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, भले ही वो आपके पाठ्यक्रम में हो या ना हो। बाकी रही बात प्रश्नों की, तो देखिए, जो 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये आपके बहुत ही आसान प्रश्न थे, सीधे सीधे, जो आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आए वो सबको आते थे कि आयतन क्या होता है, जो वस्तु स्थान घेरती है उसको आयतन कहते हैं, तो ये स्थान घेरने वाला, इस टाइप से बहुत, ये 5 प्रश्न बहुत ईजी थे। फिर आप जब अति लघु में आते हैं तो बिल्कुल कुछ क्वेश्चन एक दो इधर हेर फेर थे, लेकिन मासा में जनरल मान लीजिए संख्याओं का नहीं था, तब भी एक्स कॉमन होकर एक्स ही मासा होना था। थोड़ा बहुत उसमें बेसिक नॉलेज आपका अलजेब्रा का, बीजगणित का होना चाहिए, बहुत बेसिक सा था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े रूल्स लग के हुआ था, लेकिन वो बेसिक नॉलेज आपको चेक करना होता है कि आपके पास बेसिक नॉलेज है या नहीं है। आप अपनी कमियों को इस तरीके से समझें, ध्यान दें। तो जैसे 5 ये तो बहुत सरल थे। बहुविकल्पी में देखिए, एक प्रश्न 2 नंबर का आपका था जो कि सीधे शर्त ही पूछ ली गई थी सर्वांग समता की। वो मैंने सर्वांग समता पढ़ाया था तो सीधे नोट कराया था, लिखाया था, डिटेल में पढ़ाया था। 2 नंबर का एक देखिए आपका आया था जिसमें समीकरण था। समीकरण
को सरल करना था। अभी पिछले ये आपका जो मैंने मैराथन क्लास 3 या 4 नंबर पे कराया है, 3 4 2-3 मैराथन क्लास, उसमें मैंने उस टाइप का कई सारे समीकरण सॉल्व कराए थे, तो उस टाइप का भी समीकरण सॉल्व कराया है, आप देख सकते हैं जाकर के वीडियो में। बस बिल्कुल डेटा ये नहीं कि नंबर भी सेम हो जाए, पैटर्न बिल्कुल सेम कराया है। अगला जैसे आप देखते हैं कि वहां पर एक था कि रेखीय समीकरण है कि नहीं, तो रेखीय समीकरण आप पढ़ ही रहे इतने सारे, जो भी ये एक्स के रूप में समीकरण सब रेखीय हैं। उसमें एक ऐसे 1+1 या ऐसे था x+1/x, तो आपने इसका सूत्र भी पढ़ा था जिसमें एक्स स्क्वायर आता था। एक्स को इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। और रेखीय समीकरण वो होते हैं जिसमें एक्स की घात एक ही रहे, दो ना हो, तो इसी को टिक करना था। इस टाइप के बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आए, ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत अलग था, बिल्कुल एकदम समझ के बाहर था। हाँ, ये बात सही है कि देखिए जो आपका ये शंकु और गोले वाला प्रश्न आ गया था, शंकु या गोला आ गया था, ये जो प्रश्न था ये आपका अलग था, आपके कोर्स से अलग था। लेकिन कोर्स में आपके एक लाइन लिखी थी, आयतन या आधारिता से पर आधारित संकल्पना, तो आयतन या धारिता आपके कोर्स में था, तो उसने इस बिहाफ पे इसको दे दिया। आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है। आयतन या धारिता चैप्टर आपके उसमें है सिलेबस में, इसलिए शंकु गोला, बस ये बात अलग थी कि उसने सिर्फ आयतन या धारिता की सामान्य संकल्पना है, उन्होंने उठा करके शंकु गोला के विशेष प्रश्न को दे दिया। ये गलती थी, नहीं देना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार कहता हूं, प्रत्येक स्टूडेंट को मैं बार बार समझाना चाहता हूं कि आप सभी लोग ध्यान से समझें। तो आपको आगे टेट, सीटेट, सुपर टेट देना है, आगे चल के 6, 7, 8 या बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं आपको 8th स्टैंडर्ड तक का नॉलेज होना चाहिए। और आप देखिए कक्षा 6 की पुस्तक अगर आप उठा के देख लेंगे तो उसमें पिक्टोग्राफ आपको ये सब भरा मिल जाएगा। ठीक है, पिक्टोग्राफ ना हो तो देखिए आप 100% आपको पिक्टोग्राफ मिल जाएंगे 5th 6th स्टैंडर्ड की बुक में। 7th 8th में आपको सारा लगभग ये शंकु और बेलन ये सब चीज़ें 8th स्टैंडर्ड तक आ ही जाती हैं। तो आप देखेंगे तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए कि आपको पढ़ना है। आप लोगों में मैक्सिमम कमी ये होती है कि सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और बाकी टाइम फुल्ली इनएक्टिव होते हैं। हम लोग क्योंकि पढ़ाते हैं तो उस समय देखते हैं वीडियोस पे कितने लोग देख रहे हैं, क्या हो रहा है, कितने व्यू आ रहे हैं, क्योंकि वो बाकी पूरा 2-3 महीना जो भी समय उनको बीच में 4 महीना मिलता है उसमें वो इनएक्टिव आराम कर रहे होते हैं, घूम टहल रहे होते हैं। और जैसे जब जाकर के डेट घोषित होती है कि अब इस डेट पे एग्जाम है, उसके 2-3 दिन पहले ऐसा लगेगा कि बिल्कुल अब इसी में सब कुछ घोल के पी लीजिए। और ऐसा कमेंट्स आते हैं कि आप ऐसा कुछ बता दीजिए जो बिल्कुल हूबहू हो जाए, बिल्कुल सेम टू सेम हो जाए, 10 क्वेश्चन करा दें वही 10 आप में आ जाए। ऐसा कभी होता है? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। सेम पैटर्न अगर पीछे का रिपीट होता है तो प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है, कभी कभी हो सकता है, बट ये वास्तव में संभव नहीं है। ठीक है, आपको फिर भी आप देखेंगे 10-12 नंबर के प्रश्न जो है वो सीधे तौर पे आप में हैं, जो आए हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अलग, जैसे 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, अक्सर रटा जाता है प्रश्न, बहुत फेमस होता है, आता है, आया इस बार भी, उसने -1 और 1 के बीच में पूछ लिया तो रहेगा तो अनंत ही। तो ऐसे देखते देखते आप ये जानते हैं कि हर चीज़ होती है मगर एक सिस्टम से होती है। डीएलएड कर रहे हैं, आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो आपसे आशा की जाती है कि आपको 8th स्टैंडर्ड तक का नॉलेज होना तो लगभग 10th स्टैंडर्ड तक का सही से होना चाहिए, हाई स्कूल तक का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपको ऑल टाइम पढ़ना चाहिए। जो भी सेमेस्टर्स में आपके चैप्टर मैच कर रहे हैं, मैंने 3rd पढ़ाया, 4th पढ़ाया, सब जगह देखिए वहाँ शंकु बेलन पढ़ाया हुआ, आपको उसको देखना चाहिए। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, ये सब पढ़ाए गए हैं, किसी न किसी सेमेस्टर के वो पार्ट हैं और पढ़ाए गए हैं। तो आपको क्या करना होता है, आपको इतना नॉलेज लेना चाहिए कि आपको ऑल टाइम मैथ, वैसे भी ध्यान रखिए गणित क्या है, गणित सीखने का विषय है। ठीक है, गणित हमेशा सीखना होता है। आपको ये नहीं है कि उसको रटना है या फिर पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऐसे आ जाए, फिक्स कोई चीज़ आ जाए, ऐसा नहीं है। आपको उसको अभ्यास से सीखना पड़ेगा ताकि उसका कुछ भी पैटर्न बदल के आए आप कर पाए। जैसे एक a³ b³ की समीकरण 2 नंबर में देखिए a³ b³ की का एक समीकरण आया था। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें बस दोनों पक्षों में XYZ की वैल्यू रख देनी थी। आपको XYZ का मान भी दिया है, केवल मान रख देना है दोनों पक्षों में। और शायद -21/31 या 31/21 इधर भी आया था, अभी मैंने सॉल्व कराया था, वो दोनों पक्ष बराबर आ गए, हो गया। यही सत्यापित करना था। कुछ ध्यान से देखिए आप, तो पेपर टफ नहीं है। आप जो ये वर्ड कह रहे हैं कि पेपर कठिन है, तो कठिन नहीं होता है पेपर। वास्तव में आपसे वो उम्मीद की जाती है कि आप 6, 7, 8 स्टैंडर्ड का नॉलेज रखते हैं,
बेसिक चैप्टर्स अगर कभी किसी में प्रतिशत है नहीं है लेकिन प्रतिशत आ गया तो आपको चौंकना नहीं है, क्योंकि वो आपका एकदम आधारभूत चीज़ें होती हैं, 4th 5th 6th स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाने लगता है, इसलिए उतना आपको हमेशा आना चाहिए। तो समस्या यहीं पर आती है कि हम अपनी कमियों को नहीं समझते, हमारी क्या कमियां हैं हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम ये देखते हैं कि हम कुछ 2 4 10 15 20 क्लासेस कर लें या फिर कुछ एक 10 5 पन्ने पढ़ लें और सब हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ये उचित नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिए, आगे आपको टेट सीटेट करना है, सब कुछ करना है। तो अब आज से आप ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि यदि आपको वास्तव में नौकरी पानी है, कुछ करना है, तो आपको कम से कम हाई स्कूल स्तर तक का अपना ज्ञान रखना होगा। 8वें तक का तो आप लोगों के लिए बिल्कुल मस्ट है, बिल्कुल तय बात जानिए कि 8वें तक का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। एक एक चैप्टर 6th 7th 8th स्टैंडर्ड की किताबें उठा के वहाँ तक की किताबों को सॉल्व कर डालिए, गणित में स्पेशली। उसके बाद आगे 9th 10th में मैं जो वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ उसको देखिए। देखिए मैंने आपका प्रश्न पत्र सॉल्व किया है 3-4 पार्ट में, और सबका टाइमिंग आप जोड़ के देख लीजिए, आपको आधे घंटे भी नहीं मिलेगा। मतलब मैंने आपको समझाते हुए बोर्ड पर प्रश्नों को सरल कराया है, और लेस देन 30 मिनट, 30 मिनट से कम में देखिए पूरा प्रश्न पत्र आपको समझा दिया गया है। तो आखिर ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे में नहीं कर सकते, मैंने 30 मिनट में समझाते हुए कर दिया, आप 1 घंटे में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है, कर सकते हो। समस्या ये कि बेसिक्स वीक है, आधार आपका गड़बड़ है, और बेसिक्स 1-2 दिन में या महीने भर में ऐसे नहीं बनते, आपको ढंग से उसके लिए, और वो भी महीने भर में 2 महीने में बिल्कुल हो जाता है, लेकिन उन्हीं का होता है जो पूरा समय डिटेल से पढ़ते हैं और मैथ को एक एक बारीकी से आपको उसके कॉन्सेप्ट पर जाना चाहिए। ऑलवेज आप कॉन्सेप्ट जानिए। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, केवल प्रश्नों पर आपको ये चाहिए होता है, ज़्यादातर बच्चों की ये टेंडेंसी होती है कि उनको ये चाहिए होता है कि वो सिर्फ प्रश्न की प्रकृति को पकड़ते हैं कि बस ये ऐसा हो तो ऐसा कर देंगे, ये है तो ये कर देंगे, बस केवल ये सेम टू सेम लाइन टू लाइन भागना चाहते हैं। नहीं, लाइन टू लाइन नहीं, बियॉन्ड द लाइन आपको जाना चाहिए। आपको चलना चाहिए अपने उनके अवधारणाओं पर, उनके कॉन्सेप्ट्स पर, उनके बेसिक्स पर। फिर आपका क्वेश्चन कुछ भी बदल के आएगा, आपका दिमाग काम करेगा तुरंत कि यहाँ पर ये करना चाहिए, यहाँ पर ये करना चाहिए। जैसे मैंने पेपर सॉल्व किया तो मुझे अभी यहाँ से कोई आइडिया नहीं क्या पेपर था, कैसा था, मैंने आपको सॉल्व कराया, ठीक है। तो वो सभी तरीके ऐसे होते हैं, तभी हो पाता है जब आपके बेसिक्स अच्छे होते हैं, और इसके लिए आपको सीखना होगा, ऑल टाइम स्टडी करना होगा, ढंग से पढ़िए। और सभी बच्चों को मैं ये बता रहा हूँ, चाहे वो 3rd के हों, 4th के हों, किसी भी सेमेस्टर के, यही कमी होती है। फिर पेपर बदला हुआ लगता है, आउट ऑफ सिलेबस लगता है, सब कुछ लगता है। 1-2 क्वेश्चन में तो हेरफेर होती है हर एग्जाम में लगभग, लेकिन सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता। आपके आधार में कहीं न कहीं बेस में कमी होती है, उस बेस को आप पहले से नहीं संभालते हैं। केवल पेपर के समय जागरूकता आती है और उसी समय लग जाते हैं मेहनत करने में, और उतने दिनों में कुछ हो नहीं पाता, और खिचड़ी पकती दिमाग पे लोड होता है, टेंशन होता है, जिसके कारण आप बेहतर कार्य नहीं कर पाते, अपना प्रदर्शन भी अच्छा नहीं कर पाते, आती हुई चीज़ें भी गलत कराते हैं, ठीक है। ध्यान दें, समझे इन बातों को। पेपर कठिन नहीं था, पेपर बहुत सरल था, बहुत ही सरल था, लेकिन आपका पैटर्न बदला था, जो पिछले वर्षों में हो रहा था उससे अलग हुआ, इसीलिए आपने बिल्कुल लाइन टू लाइन प्रिपरेशन की और आपका वो गड़बड़ हुआ। क्योंकि अब उसको पढ़ने के लिए तो 6th 7th 8th तक की पूरी मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो अभी आगे के लिए मैंने अपना एक चैनल बनाया ही था, उस पर भी मैं अपना एकेडमिक्स वाला आप लोगों को बताया था, उस पर मैं काम शुरू करने वाला हूँ। आप लोग अब आगे से ध्यान रखें। तो एकेडमिक्स में मैं 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th लेवल तक का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ाऊंगा। आप अपने कार्य भर का अच्छे से ज़रूर सीखिए, लगातार सीखते रहिए, बेस को मजबूत करिए। बिल्कुल आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो मैं भी सॉल्व नहीं करता, ठीक है। आपका पेपर आधे घंटे में मैंने सॉल्व करा दिया, इससे आप समझ सकते हैं कि आप 1 घंटे में आसानी से कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं था, बस केवल बेस स्ट्रांग नहीं था। तो बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा, बहुत अच्छा किया होगा। जो बच्चे ऑल टाइम पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अपनी कमियों को सुधारें और अपने पढ़ाई के तरीके को बदलें। केवल एग्जाम टाइम जागरूकता न लाएं, भले 1 घंटा पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, मगर पर डे आप अध्ययन करें। जब तक आप सफल नहीं होते, सफल होने के बाद भी जीवन में अध्ययन कार्य करना चाहिए। अध्ययन कार्य आपको हमेशा करना चाहिए। जितना आप स्टडी करेंगे उतना आप निखर के आगे समाज में आएंगे और आपका नाम होगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। सो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अभी के लिए आप 6th 7th 8th तक बिल्कुल पक्के से मजबूत हो जाइए, तो आपका टेट, सीटेट, सुपर टेट भी कोई नहीं रोक सकता। हाई स्कूल स्तर तक का विशेष ज्ञान अगर आपको हो जाता है तो आप टेट, सीटेट, सुपर टेट के लायक हैं पूर्ण रूप से। डीएलएड तो अपने आप हो ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप लोग अब आगे से याद रखिए मेरी बात को,
पढ़िए, तैयारी करिए, भ्रम में मत आइए, स्टूडेंट्स के भ्रम में मत आइए। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो 2 दिन पढ़ के लाता है, 10 दिन पढ़ के लाता है, इससे कोई फर्क नहीं। शॉर्टकट मत ढूंढिए, नॉलेज का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नॉलेज ऑलवेज मेहनत मांगता है और मेहनत से ही आप आगे सफल होंगे। इसलिए अब आप मेहनत करेंगे, हमेशा पढ़िए, ढंग से पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सबका भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो। अब आगे से गलतियां मत करें, सीखें, आगे बढ़ें। थैंक यू।